वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 23 तक कंप्लीट कर लिया था और सेक्शन 23 जो एडमिशंस की बात कर रही थी इन सिविल केसेस। तो अगर बात करें सेक्शन 17 टू 23 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में एडमिशन डिफाइन है। तो एक क्वेश्चन तरीका ये भी बनता है कई बार कि एडमिशन कहाँ से, कौन सी सेक्शन से लेके कौन सी सेक्शन तक डिफाइन है। तो सेक्शन 17 से लेके सेक्शन 23 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एडमिशन को डिफाइन करती है। तो कल एक एडमिशन का बहुत बड़ा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे की लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे जो एक नया आपके लिए चैप्टर होगा। दिस इज कन्फेशन। संस्वीकृत बोलते हैं हिंदी में इसको, संस्वीकृत कन्फेशन हिंदी भाषियों के लिए संस्वीकृत है। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि आप जब वीडियो को देखते हैं तो वीआरएक्ट खोल कर बैठे। आप अगर हिंदी भाषी हैं तो हिंदी का वीआरएक्ट खोल ले और इंग्लिश भाषी है तो इंग्लिश का वीआरएक्ट खोल ले। तो आज हम बात करेंगे उससे आगे की सेक्शन की 24 जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर जो 24 सेक्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर वो जो कि 24 इंडियन एविडेंस एक्ट 1817 जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 22 हो गई है। ठीक है, कुछ चेंजेस जो हुए हैं मैं वो भी आपको बता दूंगा। बाकी आज की मेरी जो क्लास है, जो ये लेक्चर है, वो पूरी तरह से प्री और मेंस ओरिएंटेड रहेगा। प्री के कुछ क्वेश्चंस भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। मेंस की आंसर राइटिंग में बताऊंगा आपको कि कैसे करनी है जुडिशरी के एग्जाम के लिए, कैसे लिखना है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसमें क्या कंटेंट डालना है आपको और कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो ये आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको। तो बगैर किसी देरी के चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 24 की। अब सेक्शन 24 जो है उसको पढ़ने से पहले हमें मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कन्फेशन क्या होती है एक्चुअल में, व्हाट इज कन्फेशन। तो कन्फेशन का आज हम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आगे की जो सेक्शंस होंगे उनके अंदर हम कन्फेशन पढ़ेंगे। सेक्शन 22 30 तक कन्फेशन पढ़ेंगे। तो उन सेक्शंस को पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कन्फेशन होती क्या है। तो एक्चुअल में कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं थी। ये टाइम टू टाइम जजमेंट के जरिए डिफाइन करा कि कन्फेशन है क्या। तो सबसे पहली बात कन्फेशन के लिए क्या होगी कि कन्फेशन एक स्टेटमेंट होगी। पहला जो इसकी बात है, कन्फेशन एक स्टेटमेंट होगी मेड बाय एन एक्यूज। पहली बात, स्टेटमेंट कन्फेशन क्या होगी, एक स्टेटमेंट होगी और जो कि एक्यूज के द्वारा बनाई गई होगी, एक्यूज के द्वारा की गई होगी। अब यहाँ पे जो एक्यूज वर्ड है पहले इसको समझ लेते हैं। एक एक्यूज होता है, एक कन्विक्ट होता है, दो चीज होती है। जिस पर्सन पे एलिगेशंस लगाए गए हैं वो तो एक्यूज है। जो एलिगेशंस प्रूव नहीं हो अभी, सिर्फ उसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, थोपे गए हैं, ठीक है, चार्ज किए गए हैं, उस स्टेज तक जो व्यक्ति, जो पर्सन है वो एक्यूज कहलाएगा। जैसे ही कोर्ट डिसाइड करके उसको कन्विक्ट कर देता है तो वो एक्यूज से कन्विक्ट हो जाता है। जो एलिगेशंस उसके ऊपर लगाए गए हैं अगर ये एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो वो कन्विक्ट हो जाता है। जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, जिन भी एलिगेशंस में चार्ज फ्रेम होता है वो एक्यूज होता है। तो पहली बात ये कि कन्फेशन कौन करेगा, हमेशा एक्यूज ही करेगा, एक्यूज के अलावा कोई और नहीं करेगा। ये प्री के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्विक्शन कौन करता है, तो एक्यूज ही करेगा हमेशा, ऑलवेज एक्यूज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी बात, विच मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म द ऑफेंस। ठीक, एक तो पहली बात हुई कि स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक्यूज मैंने आपको समझा दिया। दूसरी बात, एक्यूज के द्वारा की जानी चाहिए। तीसरी बात, कोई ऑफेंस को एडमिट किया गया हो, किसी ऑफेंस को एडमिट किया गया हो या उसकी किसी टर्म को
ऑफेंस की कोई टर्म है उसको एडमिट किया गया हो। तीसरी बात तो ये। चौथी बात ये, सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट कंस्टिट्यूट द ऑफेंस, कोई ऐसे फैक्ट को एक्यूज एडमिट करता है जो कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस सब्सटेंशियली। ठीक, तो ऐसे कोई फैक्ट कन्फेस करता है जो भी उसको पनिश दिलाए, कन्फेशन की ओर ले जाए, किसी और फैक्ट को हो जो उसको जिस ऑफेंस में उसके ऊपर चार्ज है उनकी ओर ले जाए। तो ये जो चार चीजें हैं ना, जो पांच चीजें मैंने आपको बताई टोटल, एक स्टेटमेंट एक्यूज के द्वारा होनी चाहिए, उसमें किसी ऑफेंस को उसने एडमिट कर दिया, या जो ऑफेंस को प्रूव करते हो, ऑफेंस को प्रूव कर रहे हो वैसी कोई सब्सटेंशियली ऑल दी फैक्ट जो उसको उसको जोड़ते हो उससे उन चीज किसी फैक्ट को वो प्रूव करता है। इसको मैं एग्जांपल से जैसे ये समझा दूं आपको कि एक व्यक्ति पे मर्डर का चार्ज है कि उसने चाकू को भोंक के किसी को मार दिया। ठीक, जो लास्ट लाइन है जो थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग रही होगी, तो उसको ऐसे समझो कि उसने ये तो नहीं मतलब कन्फेस किया कि मैंने मर्डर किया है इस व्यक्ति का, पर उसने ये कहा वो जो चाकू था कि हाँ ये जो चाकू है ये मेरा है जिसपे खून के निशान लगे हैं। तो उसने वो क्या करे, वो फैक्ट एडमिट कर दिए चाकू के। ठीक, तो अब वो फैक्ट की जो उसने ऐसी चीज कर ली जिससे अफेंस प्रूव हो जा रहा है, उसके जो एलिगेशन है वो प्रूव हो जा रहे हैं, तब भी वो कन्फेशन मानी जाएगी। एक नोट वाली बात है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट, अ स्टेटमेंट विच कंटेन एक्सकल्पेटरी मैटर्स डज नॉट अमाउंट टू कन्फेशन। ठीक है, अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो दोष मुक्ति से संबंध से रिलेटेड बातें हो, वो कन्फेशन नहीं मानी जाएंगी। कोई ऐसी बात है जो उसको दोष मुक्ति से वो करा रही हो, तो क्या उसे आप कन्फेशन मान लेंगे? तो ये नहीं मानी जाएगा, ये नोट करके आप याद करना। और ये जो हमें व्हाट इज कन्फेशन, इसकी डेफिनेशन ये जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाई है, ये हमें कहां से मिली है? ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट, AIR 1960 SC। तो डेफिनेशंस हमें अगर कन्फेशन की है, जब भी हम मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो कन्फेशन की डेफिनेशन उसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और उसको आपको इसी तरीके से निकलना है, लिखना है कि एज पर जजमेंट ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट, द कन्फेशन इज a statement made by an accused which must either admit in term the offense substantially or the fact constituting the offense। बाकी नोट वाली लाइन लिखनी, ये भी लिख दीजिए कि स्टेटमेंट विच कंटेन्स एक्सकल्पेटरी मैटर्स डज नॉट अमाउंट टू कन्फेशन, वो कन्फेशन के समान नहीं होंगे। अगर उसमें कोई दोष मुक्ति वाली किसी स्टेटमेंट में बात कही है, वो कन्फेशन के समान नहीं हो जाएगी वो चीज। तो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये हो जाता कि कन्फेशन कौन सी जजमेंट के थ्रू आई है डेफिनेशन, तो इस जजमेंट के थ्रू। फिर इसके बाद बहुत सारी जजमेंट है जिनमें और भी डिफाइन कराया गया, पर मोस्टली आपको ये याद रखनी है। बाकी कन्फेशन हमारी कौन सी सेक्शन से लेके कौन सी सेक्शन तक डिफाइन है, ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता, तो सेक्शन 24 to 30 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हमारी कन्फेशन डिफाइन है। अब जो प्री का है वो मैंने समझा दिया, अब बात करते हैं आज की सेक्शंस की। जो कन्फेशन मैंने आपको समझा दिया कि कन्फेशन होता क्या है, कन्फेशन की डेफिनेशन हमें मिली कहां से है, क्या कन्फेशन नहीं होगा मैंने आपको वो भी बता दिया है। अब आज की जो सेक्शन है उस पर फोकस करते हैं, दैट इज 24 सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम का करें तो ये 22 होगी। तो इसके अंदर जो चेंज हुआ है ना, ये कोर्शियन वर्ड इन्होंने ऐड करा है, और कोर्शियन वर्ड का मतलब होता है दबाव, कोई प्रेशर, बलपूर्वक कोई काम आपसे कराया गया हो। ठीक, तो 24 जो सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट हम उसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। आने वाले जो जब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा तब ये क्वेश्चन को मिला के हम पढ़ेंगे, पर अभी तो हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर पढ़ेंगे इसको। बाकी मैंने जो नीचे रेड कर रखा है ये भी पूरा इन्होंने ऐड करा हुआ है लॉ मेकर्स ने, तो मैं समझाऊंगा एक्चुअल में क्या करा है इन्होंने। सेक्शन 24 का स्कोप और बढ़ा दिया है, इसको और एक्सटेंड कर दिया है इसको। कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट,
थ्रीट और प्रॉमिस। तो इंड्यूस मीन्स इंड्यूसमेंट, हिंदी भाषियों के लिए मैं बता दूं, इसका मतलब होता है प्रलोभन, प्रलोभन या उत्प्रेरणा। थ्रीट होता है धमकाना, धमकी, और प्रॉमिस हो गया वचन। व्हेन रेलिवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, व्हेन इरेलीवेंट इन क्रिमिनल, सॉरी रेलिवेंट में बोल गया, कन्फेशन कॉज बाई इंड्यूसमेंट, थ्रीट और प्रॉमिस व्हेन इनरेलीवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो ये कह रहे हैं कि जो कन्फेशन, सिंपल सा मतलब इसका ये है कि जो कन्फेशन किसी इंड्यूसमेंट में हुए किए गए हो, या किसी थ्रेट के द्वारा में के उसमें किए गए हो, या किसी प्रॉमिस के उसमें किए गए हो, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर इरेलीवेंट होंगे। वो कन्फेशन जो होंगी वो कहीं भी दी गई हो वो इरेलीवेंट होंगी। अ कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज पर्सन इज इरेलीवेंट। तो मैंने बताया दिया था आपको कि कन्फेशन जो है वो हमेशा किसके जरिए बनाई गई होगी, एक्यूज पर्सन के द्वारा। तो ऑलरेडी मैं ये चीज बता चुका, अ कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज पर्सन इज इरेलीवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो पहली लाइन का मतलब तो यही है कि जो कन्फेशन जो एक्यूज के द्वारा बनाई वो इरेलीवेंट होगी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। कब कब होगी, जब कि वो बनाई गई हो और ऐसा कोर्ट को कारण प्रतीत होता है, ऐसा कोर्ट को प्रतीत होता है कि वो किस परिस्थिति में बनाई गई है, किसी इंड्यूसमेंट्स में, प्रलोभन देके बनाई गई है, उत्प्रेषण देके बनाई गई है, कोई थ्रेट धमका के बनाई गई है, या कॉर्शियन मतलब किसी दबाव या प्रेशर में बनाई गई है, और प्रॉमिस या किसी वचन में वचनबद्ध करके किसी से करवाई गई है, इन हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज, जो उस एक्यूज पे चार्ज है उसके अगेंस्ट इन सिचुएशंस में बनाई गई हो। पर्सन अथॉरिटी एंड सुफिशिएंट, और पर्टिकुलर उनसे उस कंडीशन में बनाई गई कि वो व्यक्ति जो है उनको थ्रेट कराया गया उन पर्सन के द्वारा जिनकी अथॉरिटी में हो ये व्यक्ति। अब अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे कि किसी का कोई ड्राइवर है, ओनर किसी को बोल देता है, कोई प्रलोभन दे देता है, या कोई वचन ऐसे करके बांध देता है, या कोई थ्रेट करता है कि एक काम करो, उससे एक्सीडेंट हो गया तो कह रहा है एक काम करो, ओनर से हुआ और ड्राइवर से बोल दे कि तुम मेरी गलती पूरी अपने ऊपर ले लो। तो ये तरह की अगर जो कन्फेशन है ना वो ड्राइवर करेगा ना, तो ये क्या होगा, इरेलीवेंट हो जाएगी। मैं ऐसे समझाऊंगा, ऐसे सपोज करो कि कोई मर्डर है, कोई चीज और हो गई है। अब सपोज करो कोई कह रहा है कि इस मर्डर का जो है वो अब तुम अपने ऊपर ले लो, नहीं अदरवाइज तुम्हारा छोटा भाई है उसको भी हम मार देंगे। तो वो जाके कन्फेस कर लेता है कि ये मर्डर मैंने किया, तो वो क्या हुआ, थ्रीट करा गया उस बंदे को एक्चुअल में। अब ऐसे ही कोई एग्जांपल और ले लो कि कोई आपको पैसे का प्रलोभन दे देता है कि आप पैसे ले लो और इसमें केस में मेरे आ जाओ, तो वो भी क्या है, इंड्यूसमेंट है। अब ऐसे ही सेम कोई प्रॉमिस कर दिया जाए कि तुम अभी चले जाओ और मैं तुम्हें बचा लूंगा, निकाल लूंगा, अभी हाल फिलहाल तुम कर रहे हो, तो ऐसी कन्फेशन भी क्या होगी, इरेलीवेंट होगी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर। सिविल की बात नहीं कर रहा, ये बड़ा क्लियर क्लियर है ना आपको, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा था। सेक्शन 24 से कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि कन्फेशन इरेलीवेंट होगी जब वो दी गई हो इंड्यूसमेंट में, थ्रीट इसकी सिचुएशन में और प्रॉमिस की सिचुएशन में। तो क्रिमिनल और सिविल दोनों होगा, तो ये आप क्लियर याद रखना, अब ये बात क्रिमिनल की करता है केवल। इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट to give the accused person ground which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil or temporal nature in reference to the proceeding against। ये कह रहे कि उसने किसी ऐसी सिचुएशन में भी भाई साहब उसने कन्फेशन करा हो कि भाई साहब उसको उससे कुछ लाभ हो रहा हो, कुछ गेन हो रहा हो, वुड गेन एनी एडवांटेज मतलब उसको कुछ भी एडवांटेज गेन हो रहा हो, कुछ लाभ हो रहा हो, और अवॉइड एनी एविल और टेम्पोरल मतलब कोई वो अवॉइड बचने के लिए कर रहा हो, किसी दुश्मनी से बचने के लिए कन्फेशन ले रहा हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि बोला आप अपने ऊपर ले लो, नहीं अदरवाइज हम आपके दूसरे बेटों को भी मार देंगे। एक्चुअल उसने क्या करा, फादर को मार दिया और बोला कि अपने फादर की मर्डर का जो वो है कन्फेस कर लो अपने उस पे कि तुम नहीं मारा है, अदरवाइज हम तेरे छोटे बेटे को भी मार देंगे, छोटे भाई को भी मार देंगे। तो वो बेचारा कर लेगा कन्फेशन। तो ऐसी कन्फेशन क्या रेलिवेंट हो जाएगी। तो 24 का स्कोप यही है कि जो एडमिशंस हो ना वो वॉलंटरली हो,
किसी भी दबाव में, किसी भी प्रेशर में, किसी की धमकी में, या किसी भी प्रॉमिस के उसमें, या किसी भी प्रलोभन, उत्प्रेषण, इन सब चीजों में इंड्यूसमेंट्स में आकर ना दी गई हो। इसका मतलब यही है। अगर मैं आपको सिंपल अगर ओवरऑल समझाऊं तो सपोज करो कि एक, इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि एक कंफ्यूजन दी गई और ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि इस केस के अंदर इसमें जो उसके ऊपर चार्ज लगा है, पर्टिकुलर किसी सेक्शन में चार्ज लगा है, उसके अंदर वो एक्यूज है। ठीक, इस कन्फेशन को देने की बजाय एक ये, अब उसके पास वजह क्या है, मान लो कोई एक इंड्यूसमेंट है, कोई थ्रीट है, या कोई कॉर्शियन है, या कोई प्रॉमिस है। तो ये इंड्यूसमेंट, थ्रीट, कॉर्शियस, प्रॉमिस ऐसे व्यक्ति से आ रही है जो किसी अथॉरिटी में है। मैंने जो आपको बताई थी किसी के अथॉरिटी वाला वर्ड, अथॉरिटी का मतलब क्या है कि भाई वो नौकर है उसका, या पर्टिकुलर समाज से दबा हुआ है किसी वजह से। अथॉरिटी मतलब क्या हुआ, अथॉरिटी का स्कोप यहाँ पे बहुत एक्सटेंड है, बहुत बड़ा हुआ है। वो किसी ना किसी तरीके से उससे दबा है, उसके यहाँ नौकरी कर रहा है, या उसके पूर्वज पहले से उसके यहाँ कुछ गुलामी करते हैं, कुछ भी है, किसी भी वजह से, या किसी रीति की वजह से वो उसमें उससे दबा हुआ है, किसी भी वजह से, वो कोई भी वजह हो सकती है, किसी रिलेशन की वजह से, किसी भी वजह से वो अथॉरिटी में है। ठीक है, ये अथॉरिटी पोजीशन और जो रिलेशन की वजह से हो सकती है। इन सारी चीजों को देखने के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो ये कन्फेशन की जो वजह है, जो ये कन्फेशन किया गया है, इसकी जो वजह है वो इसके पीछे कोई इंड्यूसमेंट है, या कोई थ्रीट है, कोई प्रॉमिस है, कोई कॉर्शियन है, जो नया वर्ड ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर वो कॉर्शियन है, ये प्रेशर हो गया, दबाव। इसकी जरूरत भी थी मेरे हिसाब से, अच्छा ऐड कर दिया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, पर इसको ऐड भी कर दिया तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। वैसे थ्रीट में और ऑलरेडी दबाव आ जाता है, पर कॉर्शियन पर्टिकुलर एक्चुअल एक दो जजमेंट में वर्ड यूज किया गया था कि उसकी वजह से इस कॉर्शियन वर्ड को यहाँ पे यूज कर दिया है। तो चाहे कॉर्शियन में किया गया हो, साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने कॉन्फेशन किया है, जो एक्यूज है, जो कॉन्फेशन कर रहा है, आपको वो या तो अपने आप को फायदा पहुंचा रहा हो, पहुंचाने की नीयत से कर रहा हो, या किसी नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए कन्फेस कर रहा हो। पर ये जो फायदा पहुंचाने या किसी और को के नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए अगर वो ऐसी कन्फेशन दी जाती है, और ऐसी कन्फेशन का सीधा सीधा संबंध जो लिखा है ना, इन डिफरेंस टू दी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, सीधा सीधा संबंध उस केस से होना चाहिए, उस प्रोसीडिंग से होना चाहिए, तो ऐसी कन्फेशन इरेलीवेंट होंगी सेक्शन 24 के अंदर। 24 सिर्फ इतनी बात कहता है, एक व्यक्ति जिस पे कोई चार्ज है वो कन्फेशन बनाता है, अगर इन कंडीशन में इंड्यूसमेंट, थ्रीट, कॉर्शन और प्रॉमिस, और कोर्ट को ऐसा बिलीव है कि भाई इस व्यक्ति ने जो ये करी है, जो कन्फेशन करी है, वो कुछ गेन करने के लिए, कोई एडवांटेज गेन करने के लिए, या अवॉइड एनी एविल और टेम्पोरल नेचर, किसी एविल से अपने आप को बचाने के लिए, किसी दुश्मनी से अपने आप को बचाने के लिए उसने ऐसी बनाई है, केस से रिलेटेड जो जो कन्फेशन बनाई है, तो वहां पे ऐसी कन्फेशंस क्या हो जाएंगी, इरेलीवेंट हो जाएंगी। कहां पे, क्रिमिनल केस के अंदर, ये चीज याद रखना। तो प्री के लिए क्वेश्चन यहां से बनता है कि 24 क्या बात करता है, और 24 में किस कंडीशन में आपकी कोई कन्फेशन इरेलीवेंट हो जाती है, अदरवाइज रेलिवेंट है, पर इस कंडीशन में दी है तो इरेलीवेंट है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उस पर्पज से देख लेते हैं जो उन्होंने ऐड कर रहा है, कि प्रोवाइड जो उन्होंने ऐड करे हैं, तो दैट इफ द कन्फेशन इज मेड आफ्टर द इंप्रेशन कॉज बाई एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रीट, कॉर्शन और प्रॉमिस हैज इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बीन फुली रिमूव्ड, इट इज रेलिवेंट। ये प्रोवाइजो उन्होंने लगा दिया कि भाई साहब कोर्ट को ऐसा बिलीव हो जाए कि बेशक वो कॉर्शियन में दी गई हो, थ्रीट में दी गई हो, किसी में भी दी गई हो, इन्होंने इसका स्कोप बढ़ा दिया कि अगर कोर्ट उन चीजों को रिमूव कर देता है, उनको हटा देता है, मतलब सिंपल सा समझ लो कि कोर्ट सारी चीजें करवा के और खुद कन्फेस करवा ले अपने सामने, तो ऐसी सारी चीजें, इसको मैंने कहा आपको ब्रॉड कर दिया है सिर्फ इस चीज को, कि कोर्ट को ये ऐसी ओपिनियन है कि सारी चीजें रिमूव हो गई हैं, तब ऐसी सिचुएशन में ये कन्फेशन रेलिवेंट हो जाती है। सेम इसके आगे प्रोवाइडो दे देते, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलिवेंट, मतलब वो कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट है,
it does not become irrelevant even merely because it was made under a promise of secrecy or in consciousness of a deception practice on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to question which he need not have answered, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him. तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई साहब, सपोज करो किसी की धोखे से कन्फेशन ले ली जाती है, या दूसरी बात ये है कि उसको बताया नहीं गया कि ये जो कन्फेशन है ये देने के लिए आप बाध्य नहीं हो, और तब उसकी ऐसी कन्फेशन ली जाती है, तो ऐसी कन्फेशन भी यूज की जा सकती है उसके अगेंस्ट, माइट बी गिवन अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट में दी जा सकती है। तो उस वो ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि भाई मुझे पता ही नहीं था कि ये देना मेरे को बाध्य है या नहीं है। आपने कन्फेशन दे दी तो वॉलंटरी अगर दे दी है तो फिर रेलिवेंट हो जाती है वो। तो ये तो था भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रोवाइजो। तो इनको तो आपको तभी पढ़ना है जब ये लागू हो जाएगा। जनरली जो मैंने ऊपर का फर्स्ट जो बताया आप वही पढ़ो, प्रोवाइजो इसमें अभी है नहीं हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, तो उसको पढ़ना भी नहीं है। सिर्फ अभी आपको इतना मतलब बता दिया इसका। तो ये तो बात ये हुई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो एग्जाम के परपेच से आपको याद रखने हैं, जो जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कन्फेशन मस्ट बी वॉलंटरली, जो कन्फेशन है वो वॉलंटरली होनी चाहिए। मस्ट बी, मस्ट वर्ड यूज करा, मतलब होनी ही चाहिए। चांसेस वॉलंटरली के ही होने चाहिए, तभी वो कन्फेशन बनेगी। When the confession is hit by section 24 of the Indian Evidence Act 1872, it is not excusable। तो ये जो रस्तोमजी वर्सेस स्टेट AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, इसमें ये हेल्ड करा कि जो कन्फेशन है वो वॉलंटरली होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी कन्फेशन है वो हिट हो रही है किससे, सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से, तो वो एडमिसेबल नहीं होगी। ये हमें किसने बताया, रुस्तोमजी वर्सेस स्टेट। इन ऑर्डर टू बी एडमिसेबल एज अ कन्फेशन, द कन्फेशन मस्ट बी ट्रू एंड वॉलंटरली। तो एक जजमेंट जो हेल्ड हुई महावीर विश्वास वर्सेस स्टेट 1995 सुप्रीम कोर्ट SSC। तो इसमें इसने कहा कि इन ऑर्डर टू, मतलब वो और जो क्रम में चली आ रही है, अगर एडमिशन एज अ जो है उसके क्रम की इन ऑर्डर टू कोई एडमिशन है, वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ट्रू एंड वॉलंटरी, सत्य और स्वेच्छा से दी गई हो अपनी, वॉलंटरली, बगैर किसी थ्रीट प्रेशर। मैंने जो आपको बताई थी इससे पहले 24, कोई थ्रीट ना हो, कोई प्रोमिस ना हो, उसके उसमें दी गई हो, तब ऐसी जो स्टेटमेंट होगी वो एडमिशन क्या होगा, वही एडमिशन रेलिवेंट होगा। ये बात हुई महावीर विश्वास वर्सेस स्टेट के अंदर कहा गया। अब ऑनस टू प्रूव थ्रीट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस। ऑनस होता है बर्डन, ऑनस होता है क्या, बर्डन होता है। तो इसका ऑनस किसके ऊपर होगा, तो इसकी बात कर लेते हैं। वो ये कह रहे कि भाई किसी ने जो कन्फेशन करी है वो थ्रीट के उसमें करी है, या इंड्यूसमेंट में करी है, प्रोमिस में करी, तो ये ऑनस प्रूव कैसे होगा, किसके ऊपर ये बर्डन प्रूव होगा। तो ये लिखा है कि द बर्डन टू प्रूव दैट द कन्फेशन इज नॉट वायलेंटरी बट थ्रीट, इंड्यूस और प्रोमिस वाज यूज्ड टू ऑब्टेन द कन्फेशन वन ऑफ द अक्यूज्ड। अगर एक्यूज ये कह रहा कि भाई साहब ये जो कन्फेशन हुई है ये मेरी किसी थ्रीट में हुई है, या किसी इंड्यूसमेंट में हुई है, किसी प्रॉमिस में हुई है, तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, एक्यूज के ऊपर ही होगा। ठीक, पर इट इज नॉट एज हाई एज दैट ऑफ प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज। पर जो प्रोसिक्यूशन को उसको गिल्ट प्रूव करना है एक्यूज के लिए, उससे ऊपर नहीं हो जाएगी ये, उससे ऊपर इसका बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं हो जाएगा। फर्दर अगर, और सपोज वहीं पे अगर एक बार एक्यूज ने ये प्रूव कर दिया कि जो कन्फेशन है, वो जो कन्फेशन जो की गई थी वो किसी थ्रीट में थी, या किसी प्रोमिस में थी, या फिर किसी इंड्यूसमेंट्स में थी, अगर वो एक बार प्रूव कर ले जाता है ना कि कन्फेशन उसमें की थी, तो बर्डन would be on the prosecution to prove that the confession was made voluntarily। तो
जो बर्डन होगा ना, वो बर्डन ऑफ प्रूफ वो शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, प्रोसिक्यूशन के, कि वो आप प्रूव करे ये जो कन्फेक्शन जो कन्फेशन थी वो वॉलंटरी बनाई गई थी या किसी थ्रीट में या इंड्यूसमेंट या प्रोमिस में करी गई थी। तो ये हमें कौन बताता है, ये जजमेंट में एक में हेल्ड हुआ है के आई पवनी वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर 1977 एससीसी। के आई पवनी वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर, ये हमें ये बताता कि ऑनेस्ट टू प्रूव किसके ऊपर होगा, कि ऑनेस्ट टू प्रूव करने का किसके ऊपर होगा कि ये थ्रीट था, इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस में कन्फेशन की गई, तो ये जनरली किसके ऊपर होगा, एक्यूज के ऊपर होगा। पर एक बार अगर एक्यूज ये चीज प्रूव कर ले जाता है ना, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और इसमें ये भी कहा कि भाई साहब जो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर होगा ना, वो प्रोसिक्यूशन से ज्यादा हाई नहीं हो जाएगा, उसको गिल्ट कर देगा एक्यूज। इट इज नॉट टू हाई एट द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज। इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा उसको गिल्ट करने का, उससे ऊपर ये नहीं हो जाएगा किसी भी उसमें सिचुएशन में। तो ये तो कुछ थे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपके लिए जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार इसकी सीधी सीधी लाइन आपके प्री के एग्जाम में उठा के पूछ ली जाती है। नेक्स्ट बात करें हम जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है। तो जुडिशियल कन्फेशन जनरली तो वैसे कहीं डिफाइन नहीं है, पर जुडिशियल कन्फेशन हमें कौन बताता है, ये भी एक जजमेंट बताती है, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस अम्मी। तो जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, अ जुडिशियल कन्फेशन इज वन विच इज मेड बाय एन एक्यूज बिफोर अ मजिस्ट्रेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164। तो 164 सीआरपीसी के अंदर कोई एक्यूज जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन करता है, तो उस कन्फेशन को हम कहेंगे जुडिशियल कन्फेशन। अब हाई कोर्ट हैव आल्सो फ्रेम्ड क्रिमिनल रूल्स फॉर द गाइडेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट रूलिंग जुडिशियल कन्फेशन। तो हाई कोर्ट ने भी क्या कर रखे हैं, क्रिमिनल रूल बना रखे हैं कुछ, किसके लिए, मजिस्ट्रेट के लिए, कि वो जो गाइडेंस है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करें जो एक्यूज को, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सेंसिटिव मामला है। आप बेशक ठीक है जज साहब हो आप, पर आप भी अगर उसको सीरियस नहीं ले रहे हो, उसका कन्फेशन उसको क्या कर सकता है, सजा दिला सकता है। तो इसके लिए ना हाई कोर्ट ने थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल अपनाया और इनके लिए क्या करे, क्रिमिनल रूल बना रही है इनको गाइडेंस लिए। किस लिए बनाए, जस्ट बिकॉज की ये रिकॉर्डिंग जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कन्फ्रेंस करें वो सही तरीके से करें। ठीक, These requirements are intended to ensure that the confession should be voluntary। क्यों करी होगी कि जो उसकी जो कन्फेशन है वो वॉलंटरी हो, ताकि जो वो बोल रहा है ना, एक्चुअल में अगर उसने किया तो उसे सजा मिले, कन्फेस करा, पर एक्चुअल में नहीं किया है, वो किसी दबाव में आके ले रहा है, या पर्टिकुलर मान के चलो उस किसी का बच्चा किडनैप करा हुआ है किसी और वजह से, बहुत सारी चीजें हैं, उसको थ्रीट करा जा रहा है किसी वजह से कि नहीं तुझे कन्फेस करना है, नहीं तो तेरे घर वालों को मार देंगे या किसी और को मार देंगे, ऐसी सिचुएशंस बहुत सारी आती है। ये नेचर ऑफ केस ऊपर होगा, केस टू केस ये डिफर करता है अलग अलग केसेस में, कि उसके ऊपर थ्रीट आ रहा है किसी को, कोई किसी वचन से बधा हुआ है, बहुत सारी चीजें होती। तो उसके लिए हाईकोर्ट ने क्रिमिनल रूल फ्रेम करे हुए हैं। The omission to put one or two questions as provided in section 164 CRPC code or in the criminal rules is not sufficient to hold that the judicial confession is not voluntarily if court on a scrutiny of whole proceedings including the confessional statement is satisfied about its voluntariness। तो ये कह रहा है कि जैसे कोई ओमिशन वाली बात हुई, ओमिशन क्या होता है मैंने आपको बताया कि जिस काम को करने की ड्यूटी हो और कोई ना करे। अब जैसे यहीं पे है, मान लो जैसे आपने कुछ क्वेश्चंस पुट करने थे, मान लो एक दो क्वेश्चन पुट नहीं करे, अब उनके बिहाफ पे कन्फेशन हो गई, अब आपको उसको लेके कोर्ट में ये चीज वॉलंटरी ये चीज अगर प्रूव हो जा रही कि जो कन्फेशन हुई थी वॉलंटरली कराई गई थी, पर एक दो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, तो सिर्फ इस वजह से कि एक दो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, इस वजह से वो कन्फेशन क्या इररेलेवेंट नहीं होगी, वो रेलिवेंट ही होगी। ये तो बात बताती लाइन। और ये किस जजमेंट के अंदर हेल्ड हुआ था, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस अम्मिनी AIR, और इसको अफर्म्ड कर दिया फिर से जब ये सुप्रीम कोर्ट आए केरला हाई कोर्ट के बाद, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अम्नी वर्सेस स्टेट के नाम से ही, तो उसमें इसने इसको की पुष्टि कर दी, अफर्म्ड कर दी इसकी इसी चीज को। तो ये कुछ पॉइंटर थे आपके लिए। ठीक है, जुडिशियल कन्फेशन हमने आपको बता दी क्या होती है। अब
रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होती है? कई बार इनसे मीन्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन जुडिशियल कन्फेशन एंड रेट्रैक्टिव कन्फेशन। तो ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ, ये किस जजमेंट में ये हेल्ड किया गया, ये आपके लिए प्री का यहां से क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन कैन बी शोर बेसिस ऑफ कन्विक्शन? द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू एग्जामाइन वेदर द दैट कन्फेशनल स्टेटमेंट वाज वॉलंटरली। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट को क्या होगी, आवश्यकता होगी, रिक्वायर की वॉलंटरी करा गया। In other words, when the court is satisfied that retracted confession is true and voluntary, the same may be the basis of conviction. ठीक, ये पूरी तरह से बेस किस पे होगी, कन्विक्शन पे होगी, रिट्रैक्टेड कन्फेशन। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है, कोर्ट को मतलब अपने आप में सेटिस्फाई हो जाता है वो, ठीक है, तो ये कि ये कन्फेशन जो है वो वॉलंटरी है और ट्रू है, तो ये आपका कन्विक्शन का ग्राउंड भी बन सकता है। सेम बी द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। तो ये किस में हेल्ड किया गया, KI पवनी वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर। तो ये आपको याद रखनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। अब हम 24 सेक्शंस, क्योंकि बड़ी सेक्शन थी काफी, तो इसलिए मैंने आज एक ही सेक्शंस लिए। अब कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस प्री में आए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, कुछ वो क्वेश्चंस कर लेते हैं सेक्शन 24 से रिलेटेड, कन्फेशन से रिलेटेड। कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज इज इररेलेवेंट एंड इनएडमिसिबल व्हेन मेड। एक्यूज की कन्फेशन जो है वो कब इररेलेवेंट होगी और कब इनएडमिसिबल होगी, कब वो इनएडमिसिबल होगी, तो वो बताओ किस में, इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर बट इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट। पुलिस कस्टडी में हो पर इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट क्या इररेलेवेंट हो जाएगी, इनएडमिसिबल होगी। दूसरी बात, बिफोर अ मजिस्ट्रेट हु टोल्ड हिम दैट इफ ही एड अ फुल इफ बिफोर अ मजिस्ट्रेट के सामने हु टोल्ड हिम, वो अगर कहें तो कि दैट इफ ही मेड अ फुल कन्फेशन ही वुड बी रिलीज, अगर वो फुल कन्फेशन बनाएगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट जो है इररेलेवेंट होगी? एट द टाइम व्हेन ही वाज ड्रंक, उस समय जब वो दारू पिया हुआ था, क्या उस टाइम अगर कोई कन्फेशन करता वो इररेलेवेंट होगी? इन पुलिस कस्टडी इफ इट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ एनी फैक्ट, तो वो लीड कर रहा हो कोई भी डिस्कवरी ऑफ एनी फैक्ट को। अब चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, अब देखो सोचो क्या इसका आंसर आएगा। मैंने अभी आपको इसको बताइए कन्फेशन बहुत अच्छे से, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। अरे कौन मजिस्ट्रेट साहब ऐसा बोलते हैं कि तुम कन्फेस कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे? तो सेक्शन बी क्या हो गया, उसके उसमें तो आ ही गए ना, उस प्रेषण में, प्रलोभन में, तो इररेलेवेंट हो जाएगी। तो इसका क्या हुआ 24 के हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच of the following section of the Indian Original Act says that confession caused by inducement, threat or promises is irrelevant? बताओ तो कौन सी सेक्शन कहती है कि जो कन्फेशन होगी वो इरेलीवेंट हो जाएगी अगर वो दी गई है, उसको देने का कारण अगर बनाई गई है बाई इंड्यूसमेंट्स के द्वारा करी गई हो, या थ्रीट के द्वारा या प्रोमिसेस के द्वारा। तो कौन सी सेक्शन है बताओ? सेक्शन 25 है क्या, सेक्शन 26 है, सेक्शन 27 है? नन ऑफ दीज। सोचो, इसी की तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत अलग से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन कौन सी थी? 24, जो इसमें है नहीं, तो नन ऑफ दीज। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ रस्टिक वुमन इन अप्रीहेंशन ऑफ असॉल्ट एंड maltreatment makes a confession for murder of her mother-in-law at the village panchayat, whether this confession is admissible? ये मतलब ये कि एक देहाती औरत है कोई, ठीक है, उसको पकड़ा जाता है और पीटा जाता है और मेलट्रेट करके उसको किसी तरीके से क्या करते हैं, कन्फेशन करा देते हैं। इसके लिए अपनी सास के मर्डर के लिए, मदर इन लॉ की मर्डर के लिए, कहां पे? विलेज पंचायत के अंदर। तो उसकी जो ये कन्फेशन है क्या वो एडमिसिबल होगी?
एज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगी ये क्या? अब एज एक्स्ट्रा जुडिशियल जो वर्ड है, मैं अगर आपको यहां समझाने की बात करूं तो ये जजमेंट के जरिए ही समझाया गया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब सीधा सा ये होता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बाय इटसेल्फ इज अ वेरी वीक टाइप ऑफ एविडेंस when the court taking into consideration surrounding circumstances entertain doubt about its voluntary nature, it will not be safe to rely upon it. ये हुआ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। इनएडमिसिबल ड्यू टू इनवॉलंटरीज, बताओ। एज अ सपोर्टिंग एविडेंस टू द फैक्ट डिफोज बाय द अदर विटनेस, पार्टली एडमिशंस, क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कल कमेंट करके बताएंगे। ये एज अ होमवर्क है। नेक्स्ट, मैं जैसा मैंने कहा था आपको शुरू में कि आज मैं मीन्स की आंसर राइटिंग कराऊंगा आपको कि हाउ टू राइट दी आंसर्स। एक आंसर को कैसे लिखना है आपको, क्या इंग्रेडिएंट उसके अंदर होने चाहिए जिससे आपको प्रॉपर नंबर मिल सके। मैंने जो लिखा है, जो एक आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं, उसको आप देखना समझना और आप अपनी भाषा अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उसको लिखने की प्रैक्टिस करना। तो जैसे क्वेश्चन ये है, डिफरेंस बिटवीन फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। ये गुजरात जुडिशियल सर्विसेज में पूछा गया 2020 में कि क्या अंतर है फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट में। और मैंने फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, राइट्स नोट्स ऑन फैक्ट इन इशू। बिहार जुडिशियल सर्विसेज 2018, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। तो इसका क्या मतलब कि उसको एक्सप्लेन करें और इलस्ट्रेट, जो उसकी इलस्ट्रेशंस हैं वो भी लिखें, वो क्वेश्चंस को आप समझो वो पूछना क्या चाह रहा है। हरियाणा जुडिशियल सर्विस 2001, 2006, 2015, मतलब हरियाणा का फेवरेट क्वेश्चन हो गया ये। व्हाट इज अ फैक्ट इन इशू? फैक्ट इन इशू क्या है? इलस्ट्रेट योर आंसर। आरजीएस में पूछा गया, डिफाइन फैक्ट, relevant fact and fact and issue, point out the difference between the last two। fact and issue और इसमें relevant fact के अंदर ये क्या पूछ रहे हैं? different पूछ रहे हैं। तो तीनों सारी चारों चीजों को देखा जाए तो जनरली सीधा क्या पूछा जा रहा है कि fact and issue है क्या और relevant fact क्या है और इनके बीच अंतर क्या। तीन चीजें निकल के आ रही हैं, चौथी चीज निकल के नहीं आ रही। तो पहले तो हमने सारे क्वेश्चंस देखे, मैंने इसीलिए 5 क्वेश्चन एक जैसे ले लिए। आपको एक इसका आंसर ये पांचों क्वेश्चंस के अंदर काम करेगा। एक अगर सेक्शन 5 छोड़ दिया जाए जिसमें डिफाइन फैक्ट की भी बात करी गई है और फैक्ट आपको पता है, एनीथिंग इज फैक्ट। जो स्टेट ऑफ थिंग बताता हो, स्टेट ऑफ पोजीशन बता रहा हो, रिलेशन ऑफ थिंग बताता हो, वो फैक्ट है। उसको छोड़ के अगर बाकी बात करें तो आपको आंसर लिखना कैसे है। सबसे पहले उसने पूछा फैक्ट एंड इश्यू क्या है, तो फैक्ट एंड इश्यू हमारे वियर एक्ट में डेफिनेशन क्या है। फैक्ट एंड इश्यू मीन्स एंड इंक्लूड any fact from which either by itself or in connection with other fact the existence, non-existence, nature or extent of any right or liabilities or disability asserted or denied in any suit or proceedings necessarily follow। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे फैक्ट एंड इश्यू में किस चीज के लिए होती है, राइट की बात होगी या लाइबिलिटी की। अब राइट किसके लिए? एग्जिस्टेंस के लिए। एक कहेगा एग्जिस्टेंस है, एक कहेगा एग्जिस्टेंस नहीं है राइट की। एक लायबिलिटी के लिए कहेगा कि एग्जिस्टेंस करती है लायबिलिटी, एक कहेगा नहीं करती है। यही तो फैक्ट एंड इश्यू है। उसके नेचर को लेके कि इसका नेचर है वो एग्जिस्ट करता है, इसका नेचर एग्जिस्ट नहीं करता, इस राइट का नेचर एग्जिस्ट करता है, इस राइट का नेचर एग्जिस्ट नहीं करता है।
ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको मैं यहाँ पे प्रॉपर जो है मेन फोकस कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने नहीं बैठा हूँ कि फैक्ट एंड इशू क्या है। फैक्ट एंड इशू मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखे, मैंने वहां पे बहुत अच्छे से आपको फैक्ट एंड इशू भी समझाया हुआ है और रेलिवेंट फैक्ट भी समझाया हुआ है। मैं आपको समझाने यहाँ बैठा हूं कि आपको आंसर राइटिंग करनी कैसे है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फैक्ट एंड इशू क्या होता है, व्हाट इज फैक्ट एंड इशू, वो लिखेंगे। दूसरी बात, जो उसके इलस्ट्रेशंस हैं, क्योंकि इस चीज में इलस्ट्रेशंस भी पूछा गया, तो आप इलस्ट्रेशन भी लिख दें। मैंने ओवरऑल पांचों को मिला के एक यूनिक आंसर लिख दिया है, जिससे कि आपको पता रहे। तो पहले तो फैक्ट एंड इशू बता दिया आपने क्या होता है, फिर उसके इलस्ट्रेशंस बता दिए। अब ऐसे ही आपने नेक्स्ट में ये फैक्ट एंड इशू के इलस्ट्रेशन है कि A is accused of murder of B. A, this trial the following fact may be an issue. क्या क्या हो सकते हैं अगर A accused है murder of B का, that A caused B death, A ने B की डेथ की है, ये फैक्ट एंड इशू हो सकता है। A intend to cause death, की A ने इंटेंशन के साथ, आशा के साथ उसकी मौत की है, ये भी हो सकता है आपका फैक्ट एंड इशू। तो ये क्या दिखा रहा है, उसका एग्जिस्टेंस दिखा रहा है ना। ये ने उसकी इंटेंशन के साथ करी, इंटेंशन उसकी क्या दिखा रहा है, एग्जिस्टेंस थी कि नहीं थी, यही तो दिखा रहा है कि उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी। दैट ए हैड रिसीव ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, कि क्या ए को कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिला था बी से, इसलिए उसने मार दिया। दैट एट द टाइम ऑफ डूइंग दिस एक्ट व्हिच कॉज्ड बी डेथ वाज वेरी रीजन ऑफ अनसाउंड ऑफ माइंड। मतलब अब इसमें ये है कि क्या कोई ऐसा कारण था कि बी जो जिसने मारा है, ए ने जो बी को मारा है, ए वो है वो अनसाउंड माइंड है, मतलब वो पागल है दिमाग रूप से, या इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर, मतलब कोई ऐसा है जो उसकी ग्रेविटी को नहीं समझ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति मरेगा तो वो कैसा होगा। जैसे बच्चा हो गया, कोई इसको नहीं पता है अगर किसी को ये डंडा मार दो सर में तो उसकी की चोट लगने से वो मर भी सकता है, या कोई ये चीज ऐसे कर दो, किसी को करंट के तार लगा दो उससे वो मर जाएगा। उसको उस चीज का नेचर का उसका नॉलेज ही नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आता कि ऐसा करने से क्या होगा। इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर का मतलब ये होता है। तो ये जो है ये किसके थे, इलस्ट्रेशंस थे, फैक्ट एंड इशू के इलस्ट्रेशंस थे। तो आपको फैक्ट एंड इशू लिखना है, फैक्ट एंड इशू के इलस्ट्रेशंस लिखने हैं, पहली बात तो ये लिखनी है। दूसरी बात फिर क्या लिखोगे आप, रेलिवेंट फैक्ट लिख दो कि ये रेलिवेंट है। रेलिवेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी क्या होती है, कि कोई एक फैक्ट जो होगा वो किसी दूसरे फैक्ट के लिए रेलिवेंट जब होगा जब एक फैक्ट कनेक्ट होगा किसी अदर फैक्ट से किसी भी वे में, ठीक, वो तो होगा रेलिवेंट फैक्ट। तो दूसरी डेफिनेशन आपको क्या लिखनी, रेलिवेंट फैक्ट की लिखनी। वो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट जो है ना उसका रेलिवेंट फैक्ट है वो दूसरा नहीं निकलना चाहिए। फैक्ट एंड इशू आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, पर उसका मतलब वही निकलना चाहिए जो बेयर एक्ट में है। वो आप ट्रैक छोड़ के मत चले जाओ, बस आप ट्रैक पे ही चलो। उसका मतलब ये है कि आपको ट्रेन अपनी जो चलानी है वो ट्रैक पे चलानी है, ना कि रोड पे चलानी है, बस इतना समझ लो। फिर ट्रेन ट्रैक पे चले, डजेंट मैटर अगर 10 की जगह 12 स्पीड पे चल जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही सेम है, बहुत अच्छा अगर लिखना है तो आप वेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं, पर अगर आप अपनी भी लैंग्वेज में निकलते हो तो बहुत ज्यादा नंबर नहीं आता है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो पहली बात, इस जो क्वेश्चंस मैंने अपने 5 बताए थे इनमें क्या चीज थी, 3 चीज। तो पहली बात हमने लिख दी फैक्ट एंड इशू क्या होता है, इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं उसके, अब मैंने लिख दी रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं और उसको डिफाइन कर दिया। 2 चीजें हो गई आंसर राइटिंग में। तीसरी, अब जो हम करेंगे उसमें क्या करेंगे, हम कॉलम बनाएंगे और दोनों में डिफरेंस कर देंगे, व्हाट इज फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट। क्योंकि डिफरेंस पूछा उन्होंने तो मैंने बना दिया, फैक्ट एंड इशू आर दोज फैक्ट और ऑन विच द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टी टू द प्रोसीडिंग रेस्ट। और रेलिवेंट में बता दिया, रेलिवेंट फैक्ट आर दोज विच मेक द एग्जिस्टेंट और नॉन एक्सटेंस ऑफ फैक्ट इन इशू और अदर रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रोबेबल। फैक्ट इन इशू और दोज फैक्ट अपॉन विच द जजमेंट ऑफ कोर्ट इज टू बेस्ड, ठीक है। रेलिवेंट फैक्ट इफ आर एडमिसिबल हैव प्रोबेबल वैल्यू, प्रोबेशन वैल्यू। फैक्ट इन इशू इज नेसेसरली ingredient of a right or liabilities. A relevant fact is not necessary ingredient of right liabilities. Fact in issue is called principal fact of factum probandum. A relevant fact is called the evidentiary fact or factum probandi. ऐसे बाकी ये आगे के हैं। तो आपको जो आंसर राइटिंग करनी है वो इसी तरीके से करनी है। जैसे जैसे क्वेश्चंस और आगे आएंगे मैं उनको भी इसी तरह से आपको बताऊंगा कि उनको कैसे लिखना है। तो ये आंसर राइटिंग आपको ही करनी है। जैसे मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन दिए, आप इनको रखो, लिखो, पढ़ो
और उसके बाद फिर लिखने बैठ जाओ आंख बंद करके। आप लिखो, फिर लिखो, फिर लिखो, फिर लिखो, इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। कल इससे आगे की सेक्शंस करेंगे डिस्कस। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको इजिली जो मैंने आंसर राइटिंग जो लिखाई है आपके सामने जो की थी मेंस आंसर राइटिंग, प्री के जो क्वेश्चन है, ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। जो मैंने जजमेंट रेफरेंस दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो थे, वो सारे के सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज और लाइक, शेयर एंड कमेंट, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाऊं। और ये पूरी तरह से जो नोट्स और ये जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये कभी भी मैं यूट्यूब से हटाने वाला हूँ, इजिली आपको अवेलेबल होंगे। आप एक रूटीन के साथ इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल फिर एक नई सेक्शन के साथ। थैंक यू।